हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी 5.2 प्रश्नावली चल रही थी। इसमें हमने 10 सवाल देख लिए थे। सवाल नंबर 11 की बात करें, इसमें देखो समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये आपसे पूछा है। ये समांतर श्रेणी दी हुई है आपका। इस समांतर श्रेणी का ऐसा कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। अब आपसे कौन सा पद पूछा है तो आप इस पद को मान लें nवां पद। आप लिख दें कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, आप ये समीकरण लेंगे और सूत्र लगाएंगे। a का मान 3 रख देंगे और d का मान 15 में से 3 कम 12 रख देंगे। आप आसानी से n का मान ज्ञात कर सकते हैं। an का आप सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर में a 54 के लिए सूत्र लग जाएगा a प्लस 53d प्लस में 132। ठीक है, a का पक्षांतरण करने पर 1 कट जाएगा। आप रखना चाहें तो a का मान रख भी सकते हैं, परंतु पक्षांतरण से यहां भी दिख रहा है कि a पक्षांतरण करने से दोनों साइड से कट जाएगा। n का मान आपको मालूम नहीं है, d का मान आप रख सकते हैं। d का मान देखेंगे तो आप अगले पद में से पिछला पद माइनस करेंगे, 12 आएगा। यहाँ पर 12 रख देंगे, n माइनस 1 गुणा 12 बराबर d का मान फिर से यहाँ पे रखना पड़ेगा 53 गुणा 12 प्लस में 132। ठीक है, पहले इन दोनों को गुणा कर लें, 132 उसमें जोड़ दें, जो भी संख्या बने उसमें 12 का भाग दे दें, फिर 1 पक्षांतरण करके जोड़ दें, जैसा हमने पिछले सवालों में किया था। आप आसानी से इससे n का मान ज्ञात कर सकते हैं। 12वां सवाल है, उसमें देखो क्या दिया है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं लेकिन उनका सार्व अंतर समान है, यानी d का मान एक समांतर श्रेणी में जो है वही दूसरी समांतर श्रेणी में। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब कईयों को ये लग सकता है कि यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 होगा, तो इसकी जांच कर लें आप। ऐसा नहीं है। हम मान लें कि दो समांतर श्रेणियां ऐसी हैं जिनमें पहली वाली समांतर श्रेणी का पहला पद a1 है और सार्व अंतर d है। दूसरी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद मान लें आप कैपिटल A1 है और सार्व अंतर d है। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान बताया इसने, तो मैं पहली वाली का d1 दूसरी वाली का d2 नहीं मानूंगा। दोनों का सार्व अंतर समान है तो दोनों का मान आप d मान लें। फर्क किस में रहेगा, प्रथम पद में। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने a1 मान लिया, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने कैपिटल A1 मान लिया। आप कोई दूसरे संकेत भी दे सकते हो, आप इसको p मान सकते हो, इसको q मान सकते हो, आप इसको a1 मान सकते हो, इसको a1 डैश मान सकते हो, जो आपकी मर्जी। पहली का प्रथम पद a1 मान लिया और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A1 मान लिया, दोनों का सार्व अंतर समान है। अब ये बोला है कि उन दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, दोनों का अंतर करेंगे तो 100 आएगा। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे तो सूत्र क्या लगेगा, a प्लस 99d। a का मतलब प्रथम पद होता है, तो a1 प्लस 99d, ये तो हो गया पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, और कैपिटल A1 प्लस 99d ये हो गया दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है।
तो इन दोनों के अंतर को हम 100 के बराबर लिख देंगे। अब देखो ये माइनस है और ये अंदर 100वें पद में प्लस लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो ये संख्या भी माइनस की बन जाएगी और ये संख्या भी माइनस की बन जाएगी। तो हम देखेंगे A1 प्लस 99D माइनस का A1 माइनस का 99D बराबर 100 हो गया। 99D प्लस का यहाँ पर 99D माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। बाएं पक्ष में मान बचेगा आपका A1 माइनस A1 बराबर रहेगा 100 के। अब देखो कुछ भी एक आपको मान नहीं मिला है, ना तो प्रथम पद पहली समांतर श्रेणी का मिला ना दूसरी का मिला, लेकिन दोनों का एक समीकरण के रूप में जानकारी मिल गई आपको कि A1 माइनस A1 की वैल्यू 100 है। अब आपसे सवाल किया कि बताओ उन दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद, ये आपसे पूछा है। तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगा के हम लिख देंगे A1 प्लस 999D। आप सूत्र जानते हैं, A प्लस 999D लिखे जाएगा। इसमें यहाँ पर पहला पद आता है, तो पहली समांतर श्रेणी के लिए A1 हो जाएगा, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए पहला पद कैपिटल A1 हो जाएगा। दोनों के 1000वें पदों का अंतर पूछा है, इस तरीके से लिख देंगे। ये जो माइनस है बाहर, ये इन दोनों के निशान बदलेगा, तो ये A1 प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस का हो जाएगा। आप देखेंगे 999D प्लस की वैल्यू 999D माइनस की वैल्यू से कट गई और मान A1 माइनस A1 ही बचा है। और ये मान आप पहले से समीकरण नंबर 1 के रूप में दर्शा सके हैं कि A1 माइनस A1 का मान 100 आएगा, तो ये मान 100 के बराबर है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि 100वें पदों का अंतर 100 था, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आ रहा है। ऐसे ही 55वें पदों का अंतर यदि निकालेंगे तो भी 100 आएगा, 95वें पदों का अंतर निकालेंगे तो भी 100 आएगा, 2000वें पदों का अंतर निकालेंगे तो भी 100 आएगा। ये एक निष्कर्ष के रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान रहे तो चाहे उनके कोई से भी पद हो, उनमें अंतर समान रहेगा। ठीक है। जो सवाल नंबर 13 है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो पहले हमें 3 अंकों वाली संख्याएं देखनी है। हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं आपकी 100 से शुरू होती हैं, 999 तक जाती हैं। तो सबसे पहले ये लाइन लिख देंगे। हम जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं 100 से 999 तक हैं। अब उन 3 अंकों वाली में भी उसने पूछा है कि बताओ कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से विभाज्य संख्याएं यदि इनमें से छांटेंगे तो 100 के तुरंत बाद में 105 ऐसी संख्या आएगी जो 7 से विभाजित होगी, और 999 से तुरंत पहले एक संख्या आएगी 994, ये भी 7 से विभाजित होगी। और आप जानते हैं कि जो संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं तो उनमें 7 का अंतर चलता है। 105 के बाद में 112 ही संख्या ऐसी आएगी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर 119 ही आएगी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 7 का इनमें अंतर रहेगा। आप देखेंगे कि ये जो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं हैं, ये समांतर श्रेणी बना रही हैं, जिसका पहला पद 105 है, यानी A का मान 105 मिल गया। और सार्वं अंतर की बात करें तो 7 का इनमें अंतर है, यानी D का मान 7 हो गया। और आपको 3 अंकों वाली संख्याएं पूछी हैं तो अंतिम आपकी संख्या 994 होगी। तो इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो 994 होगा। ठीक है। तो आपको ये नहीं मालूम कि ये कौन सा पद है, आपको ये जरूर मालूम है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब इसके बाद में कोई और भी संख्याएं आएंगी
लेकिन अंतिम 3 अंक वाली संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए वो 994 रहेगी। अब इसका आपको क्रम संख्या याद करने के लिए आपको इसको an मानना पड़ेगा कि मान लीजिए ये nवें नंबर पे आ रही है, तो आप लिखेंगे कि माना कि जो अंतिम पद है 994 वो nवां पद है, तो an बराबर 994 लिख लें। an का सूत्र लगा दें, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 994। अब आपको बताया कि 105 का पहले इधर पक्षांतरण कर लें तो 105 इधर प्लस हो रही है, वो इधर जाके माइनस की हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 889 बचेगा। अब n माइनस 1 के साथ में 7 गुणा है, ये 7 गुणा से इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगी, और 889 में 7 का भाग लगने से 127 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 का मान हो गया 127। अब n का मान याद करना है तो माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी n का मान हो गया 128। n का मान 128 मिल गया। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को देखें तो ये a 128 है, n का मान 128, मतलब ये कि ये 128वीं संख्या है, यानी 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो आप लास्ट में लाइन लिख देंगे कि 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका 14 का सवाल है। इसमें बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज क्या होते हैं। 4 का पहला गुणज देखें तो 4, 4 का दूसरा गुणज 8, 4 का तीसरा गुणज 12, 4 का चौथा गुणज 16। तो आपको ये बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज आएंगे। देखो 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 4 का गुणज नहीं है, 11 भी 4 का गुणज नहीं है, 12 4 का गुणज आएगा। तो 10 के तुरंत बाद में आपको 4 का गुणज कौन मिला, 12। अब 4 का गुणज 16 अगला आएगा, उसके बाद में 4 का गुणज है, इसका मतलब 4 4 के अंतर से आएगा, तो फिर 20 आएगा। फिर 4 का अगला गुणज 24 आएगा, फिर अगला गुणज 28 आएगा। ऐसे आपको देखना है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो 250 के पास में ऐसी संख्या देखो जो 4 का गुणज हो। ये कैसे देखते हैं, 250 में 4 से भाग लगा के देख लो। 4 छके 24 बन गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा। अब ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, तो 2 जो बच रहा है शेषफल है उसको काट दो, इसमें से 250 में से घटा दो, जो शेषफल बच रहा है उसको हटा दो। यदि 2 हटा देंगे तो 248 रहेगा। 248 में 4 का पूरा पूरा भाग 62 बार चला जाएगा। 4 छके 24 बन गया, शेषफल 0, 8, 4 दूनी 8, शेषफल 0, यानी 248 4 का गुणज है 62 बार। 4 को 62वें गुणज को निकालें तो ये 248 आ जाएगा। पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा, चौथा, ऐसे 62वां गुणज निकालेंगे तो 248 आएगा, जो 250 से पीछे है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 की ये गुणज बने। अब आपसे पूछा कि ये कितने हैं। आपको ये पता है कि ये पहला है, यानी पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। इसका नंबर नहीं पता ये कौन से नंबर का है, तो इसको आप nवां पद मान लेंगे। जैसे हमने ये सवाल किया है उसी तरीके से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, 15 का सवाल देखते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे।
यानी n का वो कौन सा मान है जिसके कारण से इस समांतर श्रेणी का nवां पद और इस समांतर श्रेणी का nवां पद दोनों बराबर हों। तो यदि इस समांतर श्रेणी की बात करें तो इसका पहला पद 63 है। सार्वंतर की बात करें तो 65 माइनस 63 करेंगे 2 आएगा। दूसरी समांतर श्रेणी की बात करें तो इसमें पहला पद a 3 है और सार्वंतर d की बात करें तो 10 माइनस 3 यानी 7 है। दोनों का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि दोनों के nवें पद बराबर होने चाहिए। पूछा है इसमें कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो आपको दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर करने हैं। ठीक है। अब जो पहली समांतर श्रेणी थी उसका nवां पद याद करेंगे तो सूत्र ये रहेगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। पहली समांतर श्रेणी के लिए a का मान 63 है और d का मान 2 है। n का मान याद करना है कि वो कौन से नंबर का पद है जिसके कारण से दोनों के nवें पद बराबर होंगे। तो इसका nवां पद बराबर होना चाहिए दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद। दूसरी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद का मान 3 है और सार्वंतर 7 है। अब देखिए इसको सरल करेंगे। 63 प्लस 2 को भीतर गुणा कर दें, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों मान से गुणा हो जाएगा। ये बनेगा 2n, ये बनेगा माइनस का 2 बराबर। ऐसे ही 7 को भीतर गुणा कर देंगे दोनों से, ये 7n माइनस 7। अब एक साइड में 0 ले लें, सभी संख्याओं को इधर ट्रांसफर कर लें, पक्षांतरण कर देंगे तो संख्या बनेगी कुछ इस तरीके की 5n माइनस 65 बराबर में 0। यहां से तुम n का मान निकालोगे 13 आएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद समान है। पहली समांतर श्रेणी का 13वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 13वां पद निकाल के देख लो, समान आएंगे। ठीक है, ये आपका सवाल था 15 का। 16वें सवाल को देखें। इसमें दिया है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप को मान लेंगे कि व्यापक रूप में समांतर श्रेणी ये है। अब बोला है कि तीसरा पद 16 है तो हम लिख देंगे A3 का मान 16 है। तीसरा पद 16 बोला है उसने। फिर बोला है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये दूसरी जानकारी है। तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरे पद के लिए सूत्र क्या लिख देंगे, a प्लस 2d बराबर 16। सातवें पद के लिए a प्लस 6d, पांचवें पद के लिए a प्लस 4d बराबर 12 प्लस 12। आप पक्षांतरण करेंगे तो a से a कट जाएगा, 6d की तरफ 4d माइनस करके 2d बचेगा बराबर 12। यहाँ से d का मान 6 आ जाएगा। ये जो d का मान मिला है इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो a का मान आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, आप a प्राप्त कर चुके हो, d आपको मालूम है, आप समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी में पहला पद a लिखना है आपको, उसके बाद में दूसरा पद निकालते हैं तो उसमें d जुड़ जाता है। पिछले पद में d जोड़ने से अगला पद मिल जाएगा। तो 4 में 6 जोड़ने से 10 अगला पद आ गया। फिर से दूसरे पद में d और जोड़ देंगे तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा। आप इसमें d 6 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा पद 16 मिल जाएगा। फिर से आप इसमें d जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो आप अगले पद को निकालेंगे तो इसमें 6 जोड़ दीजिएगा, ये आपको 22 नाम का अगला चौथा पद मिल जाएगा। तो समांतर श्रेणी आपकी ये तैयार हो जाएगी। आपसे यही पूछा था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।